हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये लोक प्रशासन से संबंधित ये पाठ है। इस पाठ से दो सेशन आपके पास डालेंगे। प्रशासकीय व्यवहार से 2 सेशन आपके पास भेजेंगे। तो इसका पहला सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए अब चालू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन का प्रणेता कौन है? लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन का प्रणेता है कौन है भाई? ये आपको बताना है। तो फ्रेडरिक टेलर हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं, या हेनरी फ्योल हैं, या लूथर गुलिक हैं। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन का प्रणेता कौन है? फ्रेडरिक टेलर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्योल या लूथर गुलिक? तो चलिए बताने का प्रयास करें। ये है लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन का प्रणेता हर्बर्ट साइमन महोदय। प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, व्यवहारवादी अध्ययन सबसे पहले अधिक जोर देते हैं, किस पर जोर देते हैं? व्यवहारवादी अध्ययन सबसे अधिक जोर देते हैं किस पर? संस्थागत अध्ययन पर, या औपचारिक संगठन के अध्ययन पर, या कानून के अध्ययन पर, या मानव व्यवहार के अध्ययन पर? प्रश्न नंबर 2, व्यवहारवादी अध्ययन सबसे अधिक जोर किस पर देते हैं भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। व्यवहारवादी अध्ययन सबसे अधिक किस पर बल देते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो व्यवहारवादी अध्ययन सबसे अधिक जोर देते हैं मानव व्यवहार के अध्ययन पर भाई, मानव व्यवहार के अध्ययन पर। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाएं। व्यवहारवादी अध्ययन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? व्यवहारवादी अध्ययन के प्रमुख लक्षण: व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों का अध्ययन किया जाता है, या अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु होनी चाहिए, या अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, या उपयुक्त तीनों। तो व्यवहारवादी अध्ययन के प्रमुख लक्षण व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों का अध्ययन, ये लक्षण है। अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी ना होकर लघु होनी चाहिए, ये भी लक्षण है। अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देते हैं, ये भी लक्षण होना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान कौन हैं? लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान कौन हैं? ये चेस्टर बर्नार्ड हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं, या मैक ग्रेगर हैं, या उपयुक्त तीनों हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान कौन हैं? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4, लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान तो चेस्टर बर्नार्ड हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, और मैक ग्रेगर हैं भी। यानी कि ये तीनों विद्वान हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। लोक प्रशासन की दृष्टि से व्यवहारवादी क्रांति के अग्रणी विद्वान तीनों है भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा। व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र तो सिराक्यूज विश्वविद्यालय रहा, या शिकागो विश्वविद्यालय, या हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन रहा, ये आप बताएं भाई। तो व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र शिकागो विश्वविद्यालय था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, व्यवहारवादी अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। व्यवहारवादी अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन, या व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण, या नियमों और कानूनों का अध्ययन, या प्रशासनिक संगठनों का अध्ययन। व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है, चलिए बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 6, तो व्यवहारवादी अध्ययन का केंद्र बिंदु है व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण। व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, व्यवहारवादी अध्ययनों की विशेषता। व्यवहारवादी अध्ययनों की विशेषता आपको बताना है। तो ऑप्शन देखें। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए, ये विशेषता है। फिर नवीन एवं परिष्कृत प्रविधियों का प्रयोग, हाँ ये भी विशेषता है। अंतःशास्त्रीय अध्ययनों पर बल, हाँ ये भी विशेषता है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन दा सही हो जाएगा। जब ये ऊपर तीनों विशेषता है तो आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, व्यवहारवादी अध्ययनों की कमजोरियां। व्यवहारवादी अध्ययनों की कमजोरियां क्या हैं। तकनीकों और पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, पहली कमजोरी तो यही है। मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, ये भी कमजोरी है। सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहत स्तर पर लागू करने की समस्या है। और ये तीनों कमजोरियां हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देख लें। संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान। संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है। प्रश्न नंबर 9 हर्बर्ट साइमन हैं, या फ्रेडरिक टेलर हैं, या मैक्स वेबर हैं, या लूथर गुलिक हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है। हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, या लूथर गुलिक। तो उस विद्वान का नाम है हर्बर्ट साइमन भाई। संगठनात्मक व्यवहार का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला विद्वान हर्बर्ट साइमन महोदय हैं।
प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। लोक प्रशासन का वह कौन सा विद्वान है जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि यह सही अर्थों में अर्थशास्त्री नहीं है? लोक प्रशासन का वह कौन सा विद्वान है लोक प्रशासन का विद्वान जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि वह सही अर्थों में अर्थशास्त्री नहीं है? तो ये मैक्स वेबर को दिया गया, या हर्बर्ट साइमन को, या माल्थस को, या पॉल एच एपलबी को? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन का वह कौन सा विद्वान है जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि यह सही अर्थों में अर्थशास्त्री नहीं है? तो उस विद्वान का नाम है हर्बर्ट साइमन। भाई ये हर्बर्ट साइमन को दिया गया था। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना, हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहेवियरल अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें कि हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध रचना का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी अध्ययनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी अध्ययनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्या क्षेत्र हैं, ये आपको देखना है। तो नौकरशाही है, या निर्णय निर्माण है, या अभिप्रेरण है, या उपर्युक्त सभी है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी अध्ययनों के प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र ये नौकरशाही भी है, निर्णय निर्माण भी है, अभिप्रेरण भी है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हर्बर्ट साइमन आजकल कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय पीटर्सबर्ग में निम्नलिखित में से किस विषय के प्रोफेसर हैं? प्रश्न नंबर 13, हर्बर्ट साइमन कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर हैं? नहीं, प्रोफेसर थे। प्रश्न में ऐसा होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, या कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान प्रोफेसर थे, या राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, या लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 13, तो हर्बर्ट साइमन कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये थे भाई कंप्यूटर विज्ञान एवं मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। कंप्यूटर विज्ञान एवं मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने वाला विचारक। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण
करने वाला विचारक कौन है? तो एल्टन मेयो हैं, या फ्रेडरिक टेलर हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं, या हेनरी फ्योल हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने वाला विचारक, तो ये विचारक है भाई हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, हर्बर्ट साइमन के विचारों का अंग है। हर्बर्ट साइमन के विचारों के क्या अंग है भाई, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। प्रशासन कार्य कराने की कला है, सही है। प्रशासन कार्य कराने की कला है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है, ये भी अंग है। प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कार्यवाही से पहले किया जाना है, ये भी अंग है। तो हर्बर्ट साइमन के विचारों के अंग प्रशासन कार्य कराने की कला है, सही, ये अंग है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है, ये भी सही है। प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कार्यवाही से पहले किया जाना है, ये भी सही है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन से संबंध है। व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन से संबद्ध है। कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाता है। कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाता है, या कार्यवाही के बाद की प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाता है, या कार्यवाही करने वाली प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, या उपर्युक्त तीनों। तो व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन से संबंध है। कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया समझने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, व्यवहारवादी उपागम के अनुसार निर्णय लेने का अर्थ है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार निर्णय लेने का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है भाई। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। निर्णय लेने वाली प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन, या निर्णय लेने वाले राजनीतिक नेतृत्व का अध्ययन, या अनेक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन, या निर्णयों का मूल्यांकन करना। तो व्यवहारवादी उपागम के अनुसार निर्णय लेने का अर्थ है अनेक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य है कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाए, सही।
अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए। सही। ऐसे विकल्प का चुनाव करना जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले, ये भी सही है। व्यवहारवादियों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया से तात्पर्य कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाए और अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए। ऐसे विकल्पों का चुनाव किया जाए जिससे अधिकतम सकारात्मक प्रभाव निकले, न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव निकले। तो जब ये तीनों सही हैं तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होता है? व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होता है? संगठन का ऐतिहासिक अध्ययन करने पर, या संगठन की संरचनाओं का अध्ययन करने पर, या संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के निर्णय तथा व्यवहार को प्रभावित करने के ढंग का विश्लेषण किया जाए, या संगठन कार्य एवं भूमिका का अध्ययन करने पर। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान कब प्राप्त होता है? तो ये व्यवहारवादियों के अनुसार किसी संगठन का सर्वोत्तम वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों के निर्णय तथा व्यवहार को प्रभावित करने के ढंग का विश्लेषण किया जाए। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, वह कौन सा विचारक है जो प्रशासन को निर्णय लेने के रूप में देखता है? वह कौन सा विचारक है जो प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में देखता है? ये मैक्स वेबर हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं, या एल्टन मेयो हैं, या फ्रेडरिक्स हैं? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वह कौन सा प्रसिद्ध विचारक है जो प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में देखता है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, या फ्रेडरिक्स? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो उस विचारक का नाम है हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। बौद्धिक क्रिया भाग नहीं है, या प्रशासनिक क्रिया भाग नहीं, या संरचना क्रिया भाग नहीं, या चयन क्रिया भाग नहीं। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। बौद्धिक क्रिया, प्रशासनिक क्रिया, संरचनात्मक क्रिया, या चयन क्रिया हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो भाग नहीं है क्या भाई? प्रशासनिक क्रिया। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि किसी संगठन में कार्यकारी संगठनात्मक वातावरण को समझने तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रश्न नंबर 22 को प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करें। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और ये ध्यान देने की बात है कि पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें
उसके बाद में ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन को अच्छी तरह समझ लें, तब आप उत्तर करें। अगर जल्दबाजी में कोई उत्तर किए और उत्तर गलत हो गया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप हड़बड़ी में कोई भी उत्तर करने का प्रयास नहीं करेंगे, पहले अच्छी तरह प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन को अच्छी तरह समझेंगे, तब उत्तर करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को फिर से समझते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि किसी संगठन में कार्यकारी संगठनात्मक वातावरण को समझने तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? तो ये बौद्धिक क्रिया कहेंगे, या संरचनात्मक क्रिया, या चयन क्रिया, या उपयुक्त तीनों। तो समझने या उसका विश्लेषण करने का प्रयास यानी कि बौद्धिक क्रिया कहेंगे भाई। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, बौद्धिक क्रिया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए? उस विचारक का आपको नाम बताना है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तो विचारक मैक्स वेबर हैं, या अब्राहम मैस्लो हैं, या फ्रेडरिक टेलर हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दें भाई। वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए? तो उस विचारक का नाम क्या है? उस विचारक का नाम है भाई हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। हर्बर्ट साइमन वो विचारक है जो यह कहता है कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। चलिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय क्या है? साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय। प्रश्न नंबर 24। मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके, या मूल्यों पर आधारित निर्णय हो, या तथ्यों पर आधारित निर्णय हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको भाई प्रतियोगी भाई आपको बता देता हूँ, जो आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं, अगर किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है और आप उसमें कंफ्यूज हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि उस प्रश्न का जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो वहाँ पे ही तुक्का मारना भाई। जो प्रश्न पूछा गया है और आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न में जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे आप कोशिश करना उसी पे गोला भर के आना, वही आपका उत्तर 90% सही है कि वही उत्तर आपका सही होगा। तो ये आप जब तुक्का मारने की बात आएगी तो ऐसे प्रश्नों पे जो उत्तर सबसे बड़ा हो सबसे लंबा हो उसी पे तुक्का लगाइएगा। तो प्रश्न नंबर 24 में क्या है? साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण में तार्किकता से अभिप्राय है मूल्यों की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25।
साइमन के विचार की दृष्टि से मेल नहीं खाता। साइमन के विचार की दृष्टि से मेल नहीं खाता। क्या नहीं मेल खाता भाई? संगठन को पूर्ण तार्किकता की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए। संगठन को पूर्ण तार्किकता की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए। संगठन को सीमित तार्किकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। निर्णय लेने वाले को सभी विकल्पों का ज्ञान हो। निर्णय तथ्य कथनों तथा मूल कथनों को पृथक करने का परिणाम है। तो हर्बर्ट साइमन के विचार के दृष्टि से कौन सा यहाँ पे मेल नहीं खा रहा है? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पहले ये देख लेते हैं हर्बर्ट साइमन के विचार से कौन मेल खाता है। तो ऑप्शन आ, संगठन को पूर्ण तार्किकता के अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए, ये मेल खा रहा। फिर आगे आ जाएं, संगठन को सीमित तार्किकता के आधार पर कार्य करना चाहिए, ये भी मेल खा रहा। निर्णय लेने वाले को सभी विकल्पों का ज्ञान हो, ये मेल खा रहा। तो कौन सा नहीं मेल खा रहा? निर्णय तथ्य कथनों और मूल कथनों को पृथक करने का परिणाम है, ये मेल नहीं खा रहा। ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, हर्बर्ट साइमन के अनुसार संयोजित निर्णय का लक्षण नहीं है। संयोजित निर्णय या कार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रत्येक मसले पर अलग से विचार करना होता है। दोहराए जाने वाले निर्णय होते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए निश्चित प्रक्रिया बनाई जा सकती है। प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करना आवश्यक नहीं है। तो आप बताएं हर्बर्ट साइमन के अनुसार संयोजित निर्णय या कार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। तो क्या पहले देख लेते हैं कौन से लक्षण हैं। तो प्रत्येक मसले पर अलग से विचार करना होता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, अलग से विचार थोड़ी किया जाएगा, ये लक्षण नहीं है। दोहराए जाने वाले निर्णय होते हैं, ये लक्षण है। ऐसे निर्णयों के लिए निश्चित प्रक्रिया बनाई जा सकती है, सही। प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करना आवश्यक नहीं है, ये भी सही। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन आ यही लक्षण नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, मिस्टर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। हाल ही में उनकी पदोन्नति कर दी गई है और साथ ही उनका स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई कर दिया गया है। उन्होंने पदोन्नति स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय क्या कहलाएगा? प्रश्न को फिर से समझ लें। कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है मिस्टर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक हैं। हाल ही में उनकी पदोन्नति कर दी गई है और साथ ही उनका स्थानांतरण दिल्ली से मुंबई कर दिया गया है। उन्होंने पदोन्नति स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। उनका यह निर्णय क्या कहलाएगा भाई? तो उनका यह निर्णय देखते हैं भाई क्या कहलाएगा। संगठनात्मक निर्णय है या व्यक्तिगत निर्णय है या कार्यक्रमिक निर्णय है या नीति संबंधी निर्णय है? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
तो ये भाई ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, व्यक्तिगत निर्णय होगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, हॉर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया है। हॉर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का यह वर्गीकरण किया गया है। संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय, कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय, नीति एवं संचालन संबंधी निर्णय, व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय। हॉर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का वर्गीकरण क्या किया गया है भाई? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर करने का प्रयास करें। संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय, कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय, नीति एवं संचालन संबंधी निर्णय या व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय। तो हॉर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णयों का वर्गीकरण है कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है। अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है, तो आपको ये बताना है कौन सा लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 29 में देखें, इन निर्णयों को लेने की कोई निर्धारित प्रणाली नहीं होती, ये लक्षण है। इन निर्णयों को लेने का उत्तरदायित्व उच्च प्रबंधन पर होता है, ये लक्षण है। ऐसे निर्णयों में जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है तथा इन्हें आसानी से प्रत्यायोजित किया जा सकता है। भाई ऐसे निर्णयों में जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है भाई, कम नहीं होती है। फिर वो आपको ऐसे पूछा जा रहा लक्षण नहीं, तो ये लक्षण नहीं है। चौथा भी देख लेते हैं ऑप्शन, इन निर्णयों को लेते समय विवेक, ज्ञान, दूरदर्शिता आदि की एक साथ प्रयुक्ति बहुत आवश्यक होती है, ये भी लक्षण है। तो आपसे पूछा जा रहा अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण नहीं है, तो अकार्यक्रमिक निर्णय का लक्षण क्या नहीं है? ऐसे निर्णयों में जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है तथा इन्हें आसानी से प्रत्यायोजित किया जा सकता है, ये ही लक्षण नहीं है, क्योंकि इसमें जोखिम मात्रा बहुत अधिक होती है। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देख ले भाई। चलिए इसको छोटा करके आपके सामने ले आए हैं। CPM का तात्पर्य क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड से आप क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 30, CPM से आप क्या समझते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड से आप क्या समझते हैं? तो चलिए भाई, यह पद्धति परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करने पर बल देती है। या परियोजना को पूरा करने के लिए जिस मार्ग पर सर्वाधिक समय लगाने का अनुमान होता है उसे संकट मार्ग कहा जाता है। या न्यूनतम समय में परियोजना को संपन्न करने के लिए संकट मार्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करता है, या उपर्युक्त तीनों। तो CPM से तात्पर्य क्या है, ये आपको देना है, उत्तर बताना है भाई। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड से तात्पर्य है यह पद्धति परियोजना को न्यूनतम समय में पूरा करने पर बल देती है, सही। परियोजना को पूरा करने के लिए जिस मार्ग पर सर्वाधिक समय लगाने का अनुमान होता है उसे संकट का मार्ग कहा जाता है, सही।
न्यूनतम समय में परियोजना को संपन्न करने के लिए संकट मार्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करता है। ये भी सही। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 31, इसको और छोटा करते हैं भाई, तभी चारों ऑप्शन आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 31, पार्ट PERT प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक के क्या लक्षण हैं? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। पार्ट के क्या लक्षण हैं? प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक के क्या लक्षण हैं? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 31, यह निर्णय के क्षेत्र में एक प्रभावी वैज्ञानिक तकनीक है जिसका प्रयोग लॉकहीड के मिसाइल सिस्टम डिवीजन द्वारा सन 1958 में पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम के लिए बूज एलन व हैमिल्टन नाम के प्रबंध परामर्शदाताओं के सहयोग से किया गया था। भाई एक लक्षण तो यही है। दूसरा, यह तकनीक किसी परियोजना के नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बहुत सहायक होती है। ये भी लक्षण है। इस तकनीक के अंतर्गत सबसे पहले किसी परियोजना के कार्यक्रम की विस्तृत व्याख्या की जाती है, फिर संपूर्ण परियोजना को छोटे छोटे कृत्यों में विभाजित किया जाता है, तत्पश्चात उनका मूल्यांकन करते हुए उनकी आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो ये भी लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऊपर्युक्त सभी लक्षण सही हैं। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, हॉर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण में शामिल नहीं है। हॉर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण में क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32, निर्णय लेने की संस्था का निर्माण करना, या निर्णय करने के अवसरों का पता लगाना, या कार्य करने के संभव कर्मों को पता लगाना, या कार्य के कर्मों में से चयन करना। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हॉर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण में क्या शामिल नहीं है? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हॉर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण में शामिल चरण नहीं है, तो ये नहीं है निर्णय लेने की संस्था का निर्माण करना भाई। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब सारे चरण हैं। निर्णय करने के अवसरों का पता लगाना ये चरण हैं, कार्य करने के संभव कर्मों का पता लगाना ये भी है, कार्य के कर्मों में से चयन करना ये भी है। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ
क्या भाई? प्रश्न नंबर 23, नियोजन करना ही निर्णय लेना है, या चयन करना ही निर्णय लेना है, या नीति निर्माण ही निर्णय लेना है, या अवसरों की तलाश ही निर्णय लेना है। निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 33 का भाई उत्तर दें। निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ, तो प्रश्न नंबर 33, निर्णय का सबसे उपयुक्त अर्थ है चयन करना ही निर्णय है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, वह निर्णय जो नीति संबंधी प्रश्नों से जुड़े होते हैं और मूल्यों की दृष्टि से आदर्शपरक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 34 में देखें, वह निर्णय जो नीति संबंधी प्रश्नों से जुड़े होते हैं और मूल्यों की दृष्टि से आदर्शपरक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रशासनिक निर्णय कहते हैं, या व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं, या राजनीतिक निर्णय कहते हैं, या संगठनात्मक निर्णय कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर दें भाई। वह निर्णय जो नीति संबंधी प्रश्नों से जुड़े होते हैं और मूल्यों की दृष्टि से आदर्शपरक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक निर्णय कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। राजनीतिक निर्णय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, नीति और निर्णय में निम्नलिखित अंतर सही नहीं है। नीति और निर्णय में निम्नलिखित अंतर सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा अंतर सही नहीं है। नीति अपेक्षाकृत विस्तृत होती है। नीति अपेक्षाकृत विस्तृत होती है, ये सही है। नीति अनेक समस्याओं को प्रभावित करती है, जबकि निर्णय का संबंध एक विशेष समस्या से होता है, ये भी सही है। नीति अस्थायी होती है, जबकि निर्णयों को आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है, ये भी सही है। निर्णय के अनुसार नीति का निर्माण होता है, नहीं भाई, नीति के अनुसार निर्णय का निर्माण होता है, ये उल्टा लिखा गया है, यही अंतर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ये उल्टा लिखा गया है, ये अंतर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, साइमन निर्णय निर्माण में पूर्ण तार्किकता को अस्वीकृत करता है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण में पूर्ण तार्किकता को अस्वीकृत करता है। क्यों करता है भाई? तो ये ऑप्शन आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36, सभी विकल्पों और उनके परिणामों को जानने में लोगों की योग्यता सीमित है। लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती है। सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्पों को चुन लेते हैं जो बिल्कुल पूर्ण ना होकर काफी अच्छा होता है। तो साइमन निर्णय निर्माण में पूर्ण तार्किकता को अस्वीकार क्यों करता है? क्योंकि सभी विकल्पों और उनके परिणामों को जानने में लोगों की योग्यता सीमित है। लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होती। सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्पों को चुन लेते हैं जो बिल्कुल परिपूर्ण ना होकर काफ़ी अच्छा होता है। तो आपका ऑप्शन द सही होगा, क्योंकि ये तीनों कारण हैं भाई जिस कारण से वो अस्वीकृत करता है। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार पूर्ण तार्किक निर्णय संभव है। अनेक कारणों से प्रबंधक सर्वोत्तम विकल्प पूर्ण तार्किक निर्णय का चयन नहीं कर सकता, इसलिए उसे संतोषजनक ठीक ठाक मतलब विकल्पों से संतोष करना पड़ता है। तर्क संगत निर्णय प्रक्रिया एक भ्रमजाल है, ऊपर एक तीनों सही नहीं है। तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रश्न नंबर 37 का उत्तर दें भाई। हर्बर्ट साइमन के अनुसार अनेक कारणों से प्रबंधक सर्वोत्तम विकल्प का चयन नहीं कर सकता, इसलिए उसे संतोषजनक विकल्पों से संतोष करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38, संगठन में किसी भी अधिकारी की सत्ता का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब उसके प्राधिकार को अधीनस्थ स्वीकार करें। यह किसका विचार है? प्रश्न नंबर 38 को फिर से समझ लें। संगठन में किसी भी अधिकारी की सत्ता का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब कि उसके प्राधिकार को अधीनस्थ स्वीकार करें। यह विचार किसका है? हर्बर्ट साइमन का है, या हेनरी फ्योल का, या लूथर गुलिक का, या उर्विक का? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये विचार संगठन में किसी भी अधिकारी की सत्ता का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब उसके प्राधिकार को अधीनस्थ स्वीकार करें। ये विचार हर्बर्ट साइमन का है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। कार्य क्षमता की कसौटी पर सबसे अधिक जोर देने वाला विचारक। कार्य क्षमता की कसौटी पर सबसे अधिक जोर देने वाला विचारक कौन है? मैक्स वेबर, फ्रेडरिक्स, हर्बर्ट साइमन, या एल्टन मेयो? प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें। कार्य क्षमता की कसौटी पर सबसे अधिक जोर देने वाला विचारक कौन है? मैक्स वेबर, फ्रेडरिक्स, हर्बर्ट साइमन, या एल्टन मेयो? तो इस पर कार्य क्षमता की कसौटी पर सबसे अधिक जोर देने वाला विचारक हर्बर्ट साइमन है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 40, हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित कार्य क्षमता की कसौटी विचार से क्या तात्पर्य है? हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित कार्य क्षमता की कसौटी से क्या तात्पर्य है? सीमित साधनों से उच्चतम परिणाम। ऑप्शन बा किसी भी कीमत पर प्रशासनिक कार्य क्षमता, या उच्चतम प्रशासनिक क्षमता के लिए उच्चतम कीमत, या दो समान लागत विकल्पों में से उसे चुना जाना चाहिए जो संगठन के लक्ष्यों की अधिकतम पूर्ति में सहायक हो, तथा ऐसे दो विकल्पों में जिनका उपलब्धि स्तर समान हो वह विकल्प चुना जाए जिसकी लागत अपेक्षाकृत कम हो। तो हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित कार्य क्षमता की कसौटी विचार से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है भाई दो समान लागत विकल्पों में से उसे चुना जाए जो संगठन के लक्ष्यों की अधिकतम पूर्ति में सहायक हो, तथा ऐसे दो विकल्पों में जिनका उपलब्धि स्तर समान हो वह विकल्प चुना जाए जिसकी लागत अपेक्षाकृत कम हो। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। और भी पहले के प्रश्नों में आपको बताया कि जिस प्रश्न के में
आपको उत्तर कंफ्यूजन में है, आपको उत्तर नहीं आ रहा है, आप उत्तर देने में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उस उत्तर में सीधा सा उस विकल्प में जो सबसे बड़ा विकल्प दिया होगा उसी उत्तर पे आप गोला भर के आएंगे। ये हमें हर सेशन में बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वो सेशन में जो प्रश्न सबसे बड़ा उसका विकल्प हो वही उसका उत्तर होगा, ऐसा मान के चलेंगे। ये करीब 90% सही रिजल्ट आएगा इसमें। तो जहाँ तुक्का मारने वाली बात होगी ऐसा ही तुक्का मारेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, और साथ में आप सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को पूरा देखें। इस चैनल को जितना अधिक आप लोग लोकप्रिय बनाएंगे हम उतना ही अच्छा आपके लिए प्रश्नों का संग्रह ले आएंगे। ये अभी अधिकतम प्रश्नों की क्लास चल रही है, उसके बाद में हम रिवीजन क्लास चलाएंगे। जो कहीं भी किसी भी बोर्ड से किसी भी स्टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनका संग्रह करके आपके पास ले आएंगे और उससे आपको अवगत कराएंगे। उसमें आपको व्याख्यात्मक हर प्रश्न के व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपके सामने अधिकतम प्रश्नों की क्लास चल रही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 पे आ जाते हैं। ऐसा नेता जो निर्धारित दिनचर्या में चिपका रहता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा नेता जो निर्धारित दिनचर्या में चिपका रहता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर दे भाई। नौकरशाह कहते हैं, या अधिनायक कहते हैं, या विशेषज्ञ कहते हैं, या कूटनीतिक कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं नौकरशाह। नौकरशाह कहते हैं ऐसा नेता जो निर्धारित दिनचर्या में चिपका रहता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है, उसे कहते हैं नौकरशाह। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 42। अधिनायकीय नेतृत्व का लक्षण है। अधिनायकीय नेतृत्व का भाई क्या लक्षण है? प्रश्न नंबर 42 देखें। अधीनस्थों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है, अधीनस्थ भय बहिष्कार करते हैं, अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श कर नीतियों का निर्माण करता है, अधीनस्थों का शोषण करता है। तो अधिनायकीय नेतृत्व का लक्षण क्या है? ये अधीनस्थ भय बहिष्कार करते हैं भाई। अधिनायकीय नेतृत्व का प्रमुख लक्षण है अधीनस्थ भय बहिष्कार करते हैं। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 43। स्वेच्छाचारी नेतृत्व का लक्षण क्या है भाई? स्वेच्छाचारी नेतृत्व का लक्षण क्या है? अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सौंप दिए जाते हैं और उन्हें स्वयं निर्णय के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ये लक्षण नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। समूह के साथ विचार विमर्श कर नीतियों का निर्माण करता है, नहीं भाई, ये भी नहीं। संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखता है तथा समस्त शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार उसी में केंद्रित होता है। ये स्वेच्छाचारी नेतृत्व का लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। केवल निर्धारित दिनचर्या से चिपका रहता है, ये तो नौकरशाह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44। स्वच्छंदतावादी नेतृत्व का लक्षण।
स्वच्छंदतावादी नेतृत्व का लक्षण क्या है? प्रश्न नंबर 44 देखें भाई। अधीनस्थों के साथ मिलजुल कर काम करता है? नहीं, गलत। अधीनस्थ अपने आप को माथा समझते हैं और इसके कारण निष्क्रिय होते हैं? गलत। दूसरों में पहले सख्त निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने की विधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? गलत। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर, नेता अपने अनुयायियों और अधीनस्थों के साथ संपर्क नहीं रखता और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है? प्रश्न नंबर, स्वच्छंदतावादी नेतृत्व का लक्षण ऑप्शन द। स्वच्छंदतावादी नेतृत्व का लक्षण है, नेता अपने अनुयायियों और अधीनस्थों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहता और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने के तथा स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45, स्वच्छंदतावादी नेतृत्व कब सफल हो सकता है? स्वच्छंदतावादी नेतृत्व कब सफल हो सकता है? दंड के भय से, या अधीनस्थ पूर्णतया समझदार तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, या अधीनस्थों की उपेक्षा करके, या अधीनस्थों की आवश्यकता को संतुष्ट करके। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्वच्छंदतावादी नेतृत्व कब सफल हो सकता है, या बताने का प्रयास करें। दंड के भय से, अधीनस्थ पूर्णतया समझदार तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, या अधीनस्थों की उपेक्षा करके, या अधीनस्थों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करके। तो स्वच्छंदतावादी नेतृत्व कब सफल होंगे? जब अधीनस्थ पूर्णतया समझदार तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे, तब सफल होंगे। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 46, ऐसा नेता अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझता है और उनके साथ दया व निष्ठा पूर्वक कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व के बारे में यह वक्तव्य कहा गया है? ऐसा नेता जो अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझता है और उनके साथ निष्ठापूर्वक कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व के बारे में ये कहा गया है वक्तव्य? लोकतांत्रिक नेतृत्व के बारे में, या अधिनायकीय नेतृत्व के बारे में, या स्वेच्छाचारी नेतृत्व के बारे में, या स्वच्छंदतावादी नेतृत्व के बारे में? तो ये वाक्य कहा गया है भाई लोकतांत्रिक नेतृत्व के बारे में। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 47, वस्तुतः वह एक वाद मंडल न कि एक व्यक्ति वाले बैंड के निदेशक के रूप में काम करता है और वह यह महसूस करता है कि उसका कार्य अपने कर्मचारियों के सहयोगशील कार्य को समन्वित करता है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? फिर से प्रश्न को समझ लें। वस्तुतः वह एक वाद मंडल न कि एक व्यक्ति वाले बैंड के निदेशक के रूप में कार्य करता है और वह यह महसूस करता है कि उसका कार्य अपने कर्मचारियों के सहयोगशील कार्य को समन्वित करता है। तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है भाई? अधिनायकीय नेतृत्व से, या स्वेच्छाचारी नेतृत्व से, या स्वच्छंदतावादी नेतृत्व से, या लोकतांत्रिक नेतृत्व से? तो प्रश्न नंबर 47 का इस वाक्य का संबंध लोकतांत्रिक नेतृत्व से है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48, लोकतांत्रिक नेतृत्व का लक्षण नहीं है।
लोकतांत्रिक नेतृत्व का लक्षण नहीं है। क्या नहीं भाई? विचार विमर्श द्वारा नीतियों का निर्माण, ये तो लक्षण है। अधीनस्थों को अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की अनुमति, ये भी लक्षण है। वरिष्ठों को संतुष्ट करना और अधीनस्थों की उपेक्षा, ये लक्षण नहीं है भाई। समूह के साथ परामर्श करने के बाद आदेश देना, ये भी लक्षण है। वो आपसे पूछा जा रहा लक्षण नहीं है, तो वरिष्ठों को संतुष्ट करना और अधीनस्थों की उपेक्षा करना, ये लक्षण नहीं है। तो प्रश्न 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। वरिष्ठों को संतुष्ट करना और अधीनस्थों को उपेक्षा करना, ये लक्षण लोकतांत्रिक नेतृत्व का नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। स्वेच्छाचारी नेतृत्व का लक्षण नहीं है। स्वेच्छाचारी नेतृत्व का लक्षण नहीं है। निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भागीदारी की अनुमति नहीं, ये लक्षण है। अधीनस्थ पूर्णतया नेता पर निर्भर करते हैं, ये भी लक्षण है। नेता अपनी इच्छाओं को निर्णय के रूप में अपने अधीनस्थों को पर थोप देते हैं, ये भी लक्षण है। अधीनस्थों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं भाई। स्वेच्छाचारी में अधीनस्थों को एक इकाई के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यहाँ पूछा जा रहा लक्षण नहीं, तो ये लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, दीर्घकाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व सर्वोत्कृष्ट रहता है? दीर्घकाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व सर्वोत्कृष्ट रहता है? तो चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। नौकरशाही नेतृत्व, अधिनायकीय नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व या स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। तो दीर्घकाल में कौन सा नेतृत्व सर्वोत्कृष्ट रहता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह वक्तव्य नेतृत्व की किस विचारधारा से संबंधित है? नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह वक्तव्य नेतृत्व की किस विचारधारा से संबंधित है? गुणमूलक विचारधारा या महान व्यक्ति दृष्टिकोण या क्रियात्मक विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा। तो नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। यह वक्तव्य नेतृत्व की गुणमूलक विचारधारा से संबंधित है। गुणमूलक विचारधारा। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। नेतृत्व के बारे में महान व्यक्ति विचारधारा का लक्षण नहीं है। नेतृत्व के बारे में महान व्यक्ति विचारधारा का लक्षण नहीं है भाई। तो इस विचारधारा के समर्थक श्रेष्ठ व्यक्ति के चयन में विश्वास करते हैं, ये लक्षण है भाई। फिर दूसरा देखते हैं। इस विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, सही है। प्रशिक्षण के द्वारा वर्तमान अधिकारियों के विकास में वह विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं, ये लक्षण नहीं है। नेता के कार्य एवं व्यवहार मूल्यांकन में उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं होती, ये भी लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नेतृत्व के बारे में महान व्यक्ति विचारधारा का लक्षण प्रशिक्षण के द्वारा वर्तमान अधिकारियों के विकास में वह विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है, ये लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 53, सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं पर आश्रित होता है और उन विशेषताओं एवं गुणों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करना संभव होता है। यह वक्तव्य नेतृत्व की किस विचारधारा से संबंधित है?
तो चलिए भाई, इसको हम प्रश्न को फिर से देखते हैं। सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं पर आश्रित होता है और उन विशेषताओं एवं गुणों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करना संभव होता है। यह वक्तव्य नेतृत्व की किस विचारधारा से संबंधित है? तो क्रियात्मक विचारधारा से संबंधित है, या अनुयायी विषयक विचारधारा से, या व्यवहारवादी विचारधारा से, या गुणमूलक विचारधारा से? तो सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं पर आश्रित होता है और उन विशेषताओं एवं गुणों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन एवं विश्लेषण करना संभव होता है। ये संबंधित है गुणमूलक विचारधारा से भाई। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 54, वह कौन सा विद्वान है जो यह कहता है कि नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति विशेष में प्रभावित होती है जिसमें नेता कार्य करता है? प्रश्न नंबर 54, वह कौन सा विद्वान है जो यह कहता है कि नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति विशेष से प्रभावित होती है जिसमें नेता कार्य करता है? तो ये चेस्टर बर्नार्ड हैं, या R.M. स्टैगडिल हैं, या R.V. टीड हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो R.M. स्टैगडिल विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति विशेष से प्रभावित होती है जिसमें नेता कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बा R.M. स्टैगडिल आपका सही उत्तर होगा। ये विद्वान ने कहा नेतृत्व की सफलता उस परिस्थिति विशेष से प्रभावित होती है जिसमें नेता कार्य करता है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। एक कुशल नेता वह है जो अपने अनुयायियों को की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इस विचार का संबंध निम्नलिखित विचारधारा से है। प्रश्न को फिर से देखें। एक कुशल नेता वह है जो अपने अनुयायियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इस विचारधारा का संबंध क्रियात्मक विचारधारा है, या अनुयायी विषयक विचारधारा है, या जीवन चक्र दृष्टिकोण है, या परिस्थित्यात्मक विचारधारा है? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उस विचारधारा का नाम बताइए। जहाँ एक कुशल नेता वह है जो अपने अनुयायियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो इस विचारधारा का संबंध है अनुयायी विषयक विचारधारा। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। नेतृत्व संबंधी आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेतृत्व संबंधी आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन हर्शे ब्लेनकार्ड ने किया, या फिडलर ने किया, या रॉबर्ट हाउस ने किया, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर देने का प्रयास करें। नेतृत्व संबंधी आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? तो फिडलर महोदय हैं भाई। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57, फिडलर के अनुसार नेतृत्व की परिस्थितियों पर 3 तत्व प्रभाव डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो फिडलर ने नहीं बताया है? प्रश्न नंबर 57 फिर से देख लें। फिडलर के अनुसार नेतृत्व की परिस्थितियों पर 3 तत्व प्रभाव डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो फिडलर ने नहीं बताया? तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन देख लेते हैं। नेता सदस्य संबंध, दिए गए कार्य की संरचना, नेता जनता संबंध,
नेता की स्थिति तथा अधिकार। तो फेडलर के अनुसार नेतृत्व की परिस्थितियों पर 3 तत्व प्रभाव डालते हैं। पहले वो 3 तत्वों को हम देख लेते हैं। यह है नेता सदस्य संबंध है, दिए गए कार्य की संरचना है, नेता की स्थिति तथा अधिकार है। तो आपको पता चल गया कि फेडरल ने किसे नहीं बताया है, तो नेता जनता संबंध, भाई नेता जनता संबंध है वो नहीं बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 58, नेता सदस्य संबंध से फेडरर का अभिप्राय क्या है? नेता सदस्य संबंध से फेडरर का अभिप्राय क्या है? प्रश्न नंबर 58, नेता तथा कार्मिक के बीच संबंधों का स्वभाव, नेता तथा जन सामान्य के बीच संबंधों का स्वभाव, नेता तथा उच्च प्रबंधकों के बीच संबंधों का स्वभाव, या ऊपर एक तीनों प्रकार के संबंधों से। प्रश्न नंबर 58, नेता सदस्य संबंध से फेडरर का अभिप्राय है नेता तथा कार्मिक के बीच संबंधों का स्वभाव। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59, दिए गए कार्य की संरचना से फेडरर का अभिप्राय क्या है? दिए गए कार्य की संरचना से फेडरर का अभिप्राय क्या है? एक अच्छे रूप से संरचित कार्य के लिए उसका पूर्णतया परिभाषित होना आवश्यक है। ये अभिप्राय है। एक अच्छे रूप से संरचित कार्य के लिए उसका पूर्णतया परिभाषित होना आवश्यक है। दिया गया कार्य नियमित तथा आसानी से समझ में आ जाने वाला होना चाहिए। यह अभिप्राय है। इस संरचना में कार्मिकों को आवश्यक दक्षता तथा कार्य करने की विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह अभिप्राय है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त तीनों तत्व होने चाहिए। फेडरर का अभिप्राय है इन तीनों तत्वों से। तो प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 60, नेता की स्थिति तथा अधिकार से फेडरर का क्या तात्पर्य है? नेता की स्थिति तथा अधिकार से फेडरर का क्या तात्पर्य है? नेता विचार विमर्श द्वारा नीतियां बनाता है अथवा नहीं, ये तात्पर्य नहीं। नेता को किसी कार्मिक को पद पर नियुक्त तथा बर्खास्त करने का अधिकार है या नहीं। नेता की स्थिति तथा अधिकार से फेडरर का तात्पर्य यही है, नेता समूह के साथ परामर्श करने के बाद आदेश देता है या नहीं। नेता अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करता है या नहीं। तो नेता की स्थिति तथा अधिकार से फेडरर का तात्पर्य है नेता को किसी कार्मिक को पद पर नियुक्त तथा बर्खास्त करने के अधिकार हैं या नहीं का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। नेतृत्व संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेतृत्व संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? फेडरर हैं, या रॉबर्ट हाउस हैं, या हर्शे ब्लैंकार्ड हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर दे भाई। नेतृत्व संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये प्रतिपादक है रॉबर्ट हाउस। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 62, इस मत के अनुसार प्रभावी नायक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए ऐसा मार्ग अथवा तरीके प्रस्तुत करता है जिनको अपनाकर वह न केवल अत्यधिक कार्य संतोष प्राप्त करते हैं बल्कि कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इस वक्तव्य में नेतृत्व संबंधी किस सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है?
तो प्रश्न नंबर 62 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। इस मत के अनुसार प्रभावी नायक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए ऐसा मार्ग अथवा तरीके प्रस्तुत करता है जिनको अपनाकर वह न केवल अत्यधिक कार्य संतोष प्राप्त करते हैं बल्कि कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इस वक्तव्य में नेतृत्व संबंधी किस सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है? तो फिडलर का आकस्मिक सिद्धांत, या रॉबर्ट हाउस का मार्गदर्शक सिद्धांत, या हर्शे ब्लेनकार्ड का परिस्थितिकीय सिद्धांत, या उपरोक्त में से किसी की भी ओर संकेत नहीं किया गया है। तो प्रश्न नंबर 62 में इस मत के अनुसार प्रभावी नायक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए ऐसा मार्ग अथवा तरीके प्रस्तुत करता है जिनको अपनाकर वह न केवल अत्यधिक कार्य संतोष प्राप्त करते हैं बल्कि कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इस वक्तव्य में नेतृत्व संबंधी रॉबर्ट हाउस का मार्गदर्शक सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।